जय हिंद दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद मेरे क्लासेस शुरू हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि मैं कुछ दिन पहले झारखंड पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, नागवंशी जनजाति और हो, खड़िया, इन सब जनजातियों को कवर किया था। एक महत्वपूर्ण जनजाति संथाल बच गया था, ठीक है, उसे मैं कवर कर दूंगा। ये महत्वपूर्ण जनजाति है झारखंड में, क्योंकि ये टॉप 5 जनजाति है जनसंख्या के आधार पर अगर देखें तो, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल है, फिर उरांव है, फिर आपका मुंडा है, फिर हो है, फिर खड़िया है, ठीक है। इन सब जनजातियों को मैंने किया था, जिसमें एक संथाली जनजाति बच गई थी, ठीक है। तो मैंने उस वक्त बताया था कि मेरा जो एक क्लास होगा वो पूरा संथाल, किसी भी जनजाति को अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उसको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने मुंडा को जब पढ़ाया तो उसके शासन व्यवस्था को पढ़ाया, फिर उसका विवाह व्यवस्था को पढ़ाया, यानी कि उसके जो भी कल्चर पक्ष थे, कल्चरल पक्ष थे, उसे मैंने पढ़ाया, जिसमें विवाह व्यवस्था को पढ़ाया था मैंने, ठीक है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह को क्या बोला जाता है, ठीक है, वधू मूल को क्या बोला जाता है, तलाक को क्या बोला जाता है, फिर उसके जो धार्मिक पक्ष है, ईश्वर को क्या बोला जाता है, इन सब चीज़ों को मैंने कवर किया था। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख ले पहले, फिर सारे प्रश्नों को करें, आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने मुंडा जनजाति से ही संबंधित है लिए हुए हैं। और आप अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो इसे आप आसानी से कर पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना और देनी थी कि मैं अभी हजारीबाग में हूँ। इससे पहले मेरे क्लासेस जो चल रहे थे वो रांची में चल रहे थे, मैं अभी हजारीबाग में शिफ्ट हो गया हूँ। और मैं यहाँ पर एक बैच शुरू कर रहा हूँ जो कि 16 अगस्त से शुरू होंगे। और 16 अगस्त से जो क्लासेस शुरू होंगे वो मैंने जेएसएससी को फोकस करके शुरू किया गया है, जिसमें सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, पीजीटी, कंप्यूटर ऑपरेटर और जो भी अन्य जेएसएससी के एग्जाम होने वाले उससे संबंधित है। ये टारगेट बैच है, इसे 25 दिनों में मैं कंप्लीट करूंगा संपूर्ण झारखंड को, पूरे झारखंड को। इसे मैंने कम्युनिटी में डाला भी है कि चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल आपको दिख जाएंगे, इस तरह के पर्चे आपको दिखेंगे वहाँ पर। इसमें मैंने जो सिर्फ 20 स्टूडेंट को लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं बनता है। मैं सिर्फ 20 स्टूडेंट को लूँगा और ये 20 स्टूडेंट को मैं कोशिश करूँगा कि झारखंड में इतने अच्छे से उन्हें बता दूँ कि वो किसी को भी पढ़ा सके, ठीक है। झारखंड को पढ़ने का तरीका पहले बताऊँगा कि झारखंड पढ़ा कैसे जाता है और झारखंड को याद कैसे रखा जा सकता है, ठीक है। सारे को मैं जितने भी पहाड़ है, जितने भी झील है, नदियाँ हैं, आपके गर्म जल कुंड है, या फिर प्रखंड है, या फिर अनुमंडल है, सारे को मैं मैप के थ्रू से बताऊंगा और आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा, ठीक है। और जितने भी ऐतिहासिक घटना है झारखंड में, जो भी घटना घटी है, ठीक है, उसके पीछे कारण क्या थे, उसका प्रभाव क्या पड़ा झारखंड पे, ठीक है, और उससे किस तरह से हम लोगों ने डील किया, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, ना कि ऑनलाइन समाप्त करूंगा। 25 दिन के क्लासेस हैं, लेकिन 25 दिन 25 घंटे के नहीं होंगे, ये 50 घंटे के हो सकते हैं, क्योंकि एक दिन में मैं 2 घंटे तक का क्लास लूँगा, ठीक है। और मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इसे 25 दिन में पूरा करूं। और जो 4 दिन होंगे वो 4 दिन में प्रत्येक संडे को एक टेस्ट लूँगा, जिसमें 6 दिन जो मैंने पढ़ाए रहेंगे उसी से मैं आपको प्रश्न दूंगा। वो प्रश्न आपको करने होंगे, अगर आप नहीं करते तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, और पनिशमेंट के तहत मैं आपको क्लास से बाहर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भीड़ बढ़े, भीड़ में नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं उसी स्टूडेंट को पढ़ाऊँगा जो पढ़ने के लिए आएंगे, भीड़ बढ़ाने के लिए आएंगे उसे मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ये क्लास मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन के लिए सारे रूल है, ऑनलाइन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन आप पढ़िए, मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके बाद आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको किस तरह से मनन कर सकते हैं, किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट बैच है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 7979736725, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए।
और इसके बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो क्लासेस है तो यहाँ पे सारा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने नंबर लिखा हुआ 7979736725, ठीक है। ये जो क्लासेस होंगे उसका एक मैं आपको नमूना बोल सकते हैं, नमूना बताता हूँ कि किस तरह मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का मेरा तरीका क्या होगा। जैसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि अंग्रेज का आगमन झारखंड में किस ओर से हुआ। आप सभी लोग बोलेंगे सिंहभूम क्षेत्र से। लास्ट जेपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था और जिसमें पहली बार उन्होंने पलामू आंसर दे दिया था। पता नहीं सेट करने वाला कहाँ पे, मतलब क्या सोच के सेट कर रहा था। बाद में इसे जेपीएससी ने सुधारा, सिंहभूम क्षेत्र किया भी, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि 1767 में झारखंड में अंग्रेजों का आगमन होता है सिंहभूम वाले क्षेत्र से। तो सबको याद है कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सिंहभूम वाले क्षेत्र से हुआ, लेकिन सिंहभूम वाले क्षेत्र से हुआ, लेकिन किस कारण से उधर, मतलब क्या रीजन था कि अंग्रेजों का आगमन सिंहभूम वाले क्षेत्र से ही हुआ। क्यों नहीं धनबाद वाले क्षेत्र से हुआ, क्यों नहीं जामताड़ा वाले क्षेत्र से हुआ, क्यों नहीं दुमका वाले क्षेत्र से हुआ, क्यों नहीं साहिबगंज वाले क्षेत्र से हुआ, क्यों नहीं आपका पलामू वाले क्षेत्र से हुआ। इस रीजन को अगर आप जान जाइएगा तो आपको याद रखने में काफी आसानी होगा, ठीक है। तो इस लेवल पे जाकर मैं पढ़ाऊंगा और काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबको पता है कि पाट क्षेत्र जो है लातेहार वाला क्षेत्र, ठीक है, लातेहार, रांची, पलामू, लोहरदगा, ये सब क्षेत्र आता है। तो रांची का पूरा क्षेत्र नहीं, एक्चुअली रांची का जो पश्चिमी भाग है वो, इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, ये सबको पता है, ठीक है। एवरेज ऊंचाई जो बोलता है 1100 मीटर। तो लेकिन क्यों है ये सबको पता नहीं कि आखिर पाट क्षेत्र उतना ऊंचाई पर क्यों है, उतना ऊंचा कैसे हो गया, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या थे। दूसरा क्षेत्र कि रांची पठार जो है वो 600 मीटर ऊंचा है। ये क्यों 600 मीटर ऊंचा है भाई, ये क्यों नहीं 1100 मीटर ऊंचा हुआ, 900 मीटर क्यों नहीं ऊंचा हुआ, ठीक है। आप अगर साहिबगंज क्षेत्र देखें तो 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, तो उसकी ऊंचाई कम क्यों रह गई, ठीक है। तो सिर्फ याद नहीं कराऊंगा बल्कि उसके पीछे रीजन बताऊंगा। जब मैं रीजन बताऊंगा तो चीजें आपको अपने आप याद होने लगेंगी, ठीक है। तो इस लेवल पे मैं जाके पढ़ाऊंगा और अगर आपको सही लगे, आप अगर चाहते हैं कि आपको पता होगा कि सीजीएल में 40 क्वेश्चन झारखंड से होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते हैं, पारंपरिक जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहाड़, पर्वत, नदियाँ, आपका झील, गर्म जल कुंड, आपका डिस्ट्रिक्ट का निर्माण, डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल, ठीक है, इन सब चीजों से पूछा जाता है। जिसमें को और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो करंट अफेयर तो आपको अपने से करने होंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन जो होंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए नोट्स से ही आएंगे। और अगर आप उसे सही से पढ़ेंगे तो आप अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ाना तो मेरे ऊपर है, लेकिन उसको कितना याद रखते हैं, कितना उसको मनन कर पाते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो नोट्स होंगे उससे आएंगे, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि आप सारा सॉल्व भी कर देंगे, क्योंकि वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि इसको टारगेट करें, 40 क्वेश्चन में से अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन को टारगेट करें इंक्लूडिंग करंट अफेयर, अगर करंट अफेयर को अच्छा कर लेते हैं तो आप 30 प्लस क्वेश्चन मार देंगे, और अगर करंट अफेयर अच्छा नहीं रहा तो आप 25 तक रुक जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर अगर अच्छा है तो आप 30 प्लस मार देंगे, और 30 प्लस एक अच्छा स्कोर है 40 में, ठीक है। तो जो भी बच्चा चाहते हैं कि इसको टारगेट करें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर तो मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 7979736725। आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होंगे। तो चलिए आज के क्लासेस में शुरू करता हूँ। और ये मुंडा जनजाति जो मैंने पढ़ाया था, जो पहला क्लास मेरा हुआ था मुंडा जनजाति से संबंधित, उसी संबंधित ये प्रश्न है। जिसने भी वो वीडियो देखा होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और जिसने नहीं देखा है वो पहले वीडियो को देखे फिर इस क्वेश्चन को करें, आप आराम से कर लेंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें मैंने बोला है कि
झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया कि झारखंड में 5 बड़ी जनजाति है, जिसमें से पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है आपका मुंडा, चौथा हो और पांचवा खड़ी है। और इसमें आंसर जो उसका हो जाएगा वो तीसरा है, ठीक है। और इसकी परसेंटेज क्या है? तो 14.22% इसकी आबादी है, ठीक है। कुल जनजातीय आबादी में जिसमें 86.45 लाख जो है वो कुल जनजाति है झारखंड में, और उसमें से 14.22 जो भाग है वो मुंडा जनजाति की है। तो क्वेश्चन ये तो सीधा ही हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको सजाने के क्रम में दे सकता है। 4 जनजाति दे देंगे और बोल देंगे बड़े से छोटे के रूप में आप इसे सजाए, ठीक है। तो उस तरह के भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें मैंने बताया है कि शरद चंद्र रॉय, आपको क्लास में मैंने बताया कि शरद चंद्र रॉय ने मुंडा जनजाति के बारे में काफी शोध किया था, और उसके ऊपर एक बुक भी लिखे हुए हैं SC रॉय, जिनका शॉर्ट नेम है। उन्होंने बताया था कि मुंडा जनजाति का आगमन रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड में हुआ था, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से रोहतासगढ़ से झारखंड, और झारखंड में ये 2 भाग में बटे। पहला भाग रांची, खूंटी, गुमला वाले एरिया में बसे, दूसरा भाग सिंहभूम वाले क्षेत्र में चले गए। जो भाग सिंहभूम वाले क्षेत्र में गए उसे हो कहा गया। अगर अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे तुरंत बनता है कि मुंडा की उपजाति का नाम क्या है, तो हो, ठीक है। या फिर हो किस जनजाति की एक उपजाति है, तो मुंडा, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि 1520 ईस्वी में मुंडाओं का आगमन झारखंड में होता है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि SC रॉय के अनुसार मुंडाओं का आगमन कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 1520 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है मुंडाओं की दूसरी शाखा जो सिंहभूम क्षेत्र में जाकर बसी वो कौन सी जनजाति है? तो मैंने भी बताया उसका नाम है हो, ठीक है। और हो चौथी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। राज्य निर्माण की प्रक्रिया कौन सी जनजाति द्वारा शुरू की गई थी? तो ये मुंडाओं द्वारा शुरू की गई थी। ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, कि एक नेता थे मुंडा जनजाति में जिनका नाम था ऋषा मुंडा, और ऋषा मुंडा ने सुतिया पहान को मुंडा का राजा घोषित किया। सुतिया पहान ने क्या किया कि अपने पूरे जो क्षेत्र थे उसे 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित किया, ठीक है। तो मुंडा जो झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू की वो मुंडा जनजातियों ने ही की थी, और उसका जो प्रमुख या प्रथम नेता थे वो ऋषा मुंडा थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि मुंडाओं जनजाति के प्रथम नेता कौन थे? तो ऋषा मुंडा थे, ठीक है। मुंडाओं का अंतिम राजा कौन था? तो मदरा मुंडा। ये भी मैंने जब मैं नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने मदरा मुंडा का जिक्र किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मदरा मुंडा जो है वो मुंडाओं का अंतिम शासक था। मदरा मुंडा ने फनी मुकुट राय को नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रथम राजा घोषित किया, और मुंडा शासन व्यवस्था वहाँ पे समाप्त हो जाती है और नागवंशी शासन व्यवस्था उसके स्थान पे आ जाती है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का जो प्रारंभ होता है फनी मुकुट राय से होता है, और उसे राजा घोषित कौन किया था? मदरा मुंडा ने। तो मदरा मुंडा जनजाति का अंतिम राजा हो जाता है, ठीक है। और ये करीब 64 AD का टाइम होता है, 64 AD, ठीक है, मतलब ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुंडाओं के शासन व्यवस्था में कितने स्तर पाए जाते हैं? ठीक है, झारखंड में जितने भी जनजाति हैं करीब करीब सभी जनजाति में 3 स्तर के शासन व्यवस्था होते हैं। पहला ग्राम स्तर होता है, दूसरा ग्राम परिषद होता है जिसमें बहुत सारे गांव को मिलाकर एक शासन व्यवस्था पाया जाता है, और एक संपूर्ण जनजाति के स्तर पर पाया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था लगभग सभी जनजाति में, ठीक है। तो मुंडाओं में भी 3 स्तर का है। पहला जो कहलाता है वो कहलाता है ग्राम स्तर, दूसरा पहाड़ा स्तर। पहाड़ा का जो निर्माण होता है 15 से 20 गांव को मिला के पहाड़ा के निर्माण होता है, जिसका प्रमुख पहाड़ा राजा कहलाता है। और फिर होता है मुंडा संघ के स्तर पर, पूरा मुंडा जनजाति के स्तर पर होता है, इसे मुड़मा भी बोला जाता है, ठीक है। और मुड़मा मेला भी लगता है, आपको पता होगा, और साल में एक बार लगता है, ठीक है। तो 3 स्तर पे पाया जाता है। और जो संथाल जनजाति उसमें 4 स्तर का पाया जाता है। ये मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कौन कौन सा स्तर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं के जो ग्राम प्रधान होते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था है उसे ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है? तो मुंडा ग्राम प्रधान को मुंडा ही बोला जाता है। और मुंडा के सहायक को क्या बोला जाता है? पाहन। पाहन का दो रोल होता है, एक तो मुंडा का सहायक होता है, दूसरा वो गांव में होने वाले जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप है, ठीक है, वो पाहन ही संपन्न करवाता है। ठीक है, तो पाहन दो तरह का कार्य करता है, पहला तो मुंडा का सहायक होता है, दूसरा गांव में होने वाले सारे धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करवाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि पाहन को दिया जाने वाला भूमि को क्या बोला जाता है? तो पाहन को दिया जाने वाला भूमि को डाली कटारी बोला जाता है। एक्चुअली पाहन जो कर्तव्य करता है, कर्तव्य का वहन करता है, उसके लिए उसको कुछ धन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए उसे एक अलग से ग्राम सभा के द्वारा भूमि दी जाती है। ठीक है, उसे डाली कटारी भूमि बोला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें हो सकता है कि पाहन का सहायक कौन होता है? पाहन का सहायक महतो होता है। ठीक है, इससे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बनता है कि पहाड़ा का प्रधान कौन होता है? तो पहाड़ा का प्रधान पहाड़ा राजा होता है, मैंने भी बताया। ठीक है, दीवान के आदेश पर गांव में नोटिस कौन भेजता है? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दीवान कौन होता है? पहाड़ा राजा का मंत्री, वो दीवान कहलाता है। दीवान दो तरह का होता है, गढ़ दीवान और राज दीवान। गढ़ दीवान जो होता है किले के अंदर के सारे प्रशासन को देखता है, राज दीवान बाहर के प्रशासन को देखता है। ये मैंने आपको सारा बताया हुआ है। तो दीवान के आदेश को गांव में कौन पहुंचाता है? ठीक है, तो बरकंदाज होता है, इसको याद रखिएगा। मुंडा में विवाह को क्या कहते हैं? तो मुंडाओं में विवाह को अरंडी बोला जाता है। और आपको पता है कि अरंडी का अर्थ होता है विवाह मुंडा जनजाति में। उसी तरह संथाल में बापला का अर्थ होता है विवाह। वहाँ पे जो प्रमुख विवाह किरिंग बापला, ठीक है, संथाल जनजाति में, यहाँ पे उसको अरंडी बोला जाता है। ठीक है, अरंडी का अर्थ होता है विवाह। और विवाह का भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, हठ विवाह हो गया, राजीकोषी विवाह हो गया। ठीक है, इस तरह के विवाह मुंडा जनजाति में पाए जाते हैं, इसको मैंने बताया हुआ है। मुंडाओं में गोत्र की संख्या कितनी है? तो 13 गोत्र जैसे किल्ली बोला जाता है और कुल भी बोला जाता है। विवाह जो होते हैं जनजाति में, वो गोत्र बहिर्विवाह होता है और जाति अंतर विवाह होता है। मतलब जो मुंडा जनजाति अपना ही जाति विवाह करेंगे, ठीक है, लेकिन गोत्र समान नहीं होना चाहिए। 13 गोत्र है, 13 में से किसी भी गोत्र में शादी कीजिए, लेकिन अपने गोत्र में शादी नहीं करना है, वर्जित है। अगर आप अपने गोत्र में शादी करते हैं तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें गोत्र कितने? 13, इसको याद रखना। तो मुंडाओं में पाए जाने वाले युवागिरी को क्या कहते हैं? युवागिरी मुंडाओं में एक व्यवस्था है जिसमें जो मुंडा जनजाति है उसके जो युवक युवतियां हैं उसे अपने संस्कृति के बारे में बताया जाता है। अपने नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र या फिर किसी तरह का अगर विचार उनके अंदर लाना है तो उसके बारे में बताया जाता है। और इसके लिए एक व्यवस्था की गई है जिसे युवागिरी बोला जाता है, और इसे मुंडा में गीती ओढ़ा बोला जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, गीती ओढ़ा। युवागिरी को क्या बोलता है? गीती ओढ़ा। वधूमूल को क्या बोला जाता है? एक्चुअली वधूमूल का अर्थ होता है वर के द्वारा वधु के जो परिजन होते हैं उसे कुछ धन या संपत्ति दिया जाता है। जैसे हम लोग हिंदू जाति में, अभी हिंदू समाज में दहेज प्रथा प्रचलित है, जिसमें जो आपके वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को धन संपत्ति दिए जाते हैं। ठीक है, और ये काफी खराब व्यवस्था है। और इसके ठीक विपरीत जनजातियों में पाया जाता है। यहाँ पे वर पक्ष वधु पक्ष को पैसे या फिर संपत्ति दिया जाता है, जिसमें गाय बैल भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं, ठीक है, कपड़े भी दिए जाते हैं। तो उसे बोला जाता है गोनौ या फिर कुरीटा का। तो आप समझ सकते हैं कि जो जनजातीय व्यवस्था है वो किस तरह से हमारी व्यवस्था से अलग है। ठीक है, यहाँ पे वधू मूल का कॉन्सेप्ट है, ना कि वर जो दहेज प्रथा का जो हम लोग समाज में पाया जाता है उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तलाक को क्या कहा जाता है? तो शकमचारी, यहाँ पे तलाक व्यवस्था है। तलाक लेने के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, और उस कंडीशन को अगर फुलफिल होता है तो आप तलाक ले सकते हैं, जिससे शकमचारी बोला जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि जनजातियों में भगवान को बोला जाता है बोंगा, और जो सूर्य भगवान है उसे सिंह बोंगा बोला जाता है। सभी जनजातियों में सूर्य भगवान सबसे बड़े भगवान है जनजातियों के लिए, जिसे सिंह बोंगा बोला जाता है। उराव में इसे धर्मेश बोला जाता है। मुंडा जनजाति में 2-3 भगवान और
प्रचलित है। जैसे एक होता है किरीबुरु या फिर किरीबोंगा, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, किरीबोंगा का अर्थ होता है, सॉरी इकिरबोंगा, किरीबोंगा नहीं इकिरबोंगा। किरीबुरु अर्थ होता है पहाड़ देवता, या फिर किरीबोंगा का अर्थ होता है, बुरु मतलब होता है पहाड़ पर्वत, तो किरीबोंगा मतलब हो जाता है पहाड़ देवता। यहाँ पे है इकिरबोंगा, इकिरबोंगा मतलब होता है जल देवता, इकिर का अर्थ होता है जल, बोंगा का अर्थ होता है देवता, तो इकिरबोंगा का अर्थ हो गया जल देवता। और ग्राम का जो देवता होता है, गांव का देवता होता है, उसे हाथू बोंगा होता है। हाथू का अर्थ होता है ग्राम और बोंगा का अर्थ होता है ईश्वर, तो ग्राम के देवता को हाथू बोंगा बुलाता है, ठीक है। इसमें और भी 2-3 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे शासन व्यवस्था में लाल का कॉन्सेप्ट है। लाल जो एक्चुअली वकील के समान होता है इसके शासन व्यवस्था में, जो भी मुद्दे आते हैं वहाँ पे बहस करता है लाल, ठीक है। इसी तरह दरोगा का कॉन्सेप्ट है जो सभा को नियंत्रित करता है, ठीक है। दरोगा पाया जाता है इनके शासन व्यवस्था में जो सभा को नियंत्रित करता है, ठीक। तो इस तरह के व्यवस्था है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुंडा से संबंधित है। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लूँगा, ठीक है। और जो मैंने बताया क्लासेस के बारे में उसे आप ध्यान दीजिए, और इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7979736725 पे, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।